अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। हमारे आज के बायोलॉजी का लेसन है डाइजेशन, जो कि फेडरल और केपीके बोर्ड की फर्स्ट ईयर के बुक के चैप्टर 11 का टॉपिक है, जबकि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान बोर्ड की फर्स्ट ईयर के बुक के चैप्टर 12 का टॉपिक है। और आज के लेसन में हम रोल ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स, जिसमें के लिवर और पैंक्रियाज शामिल हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फूड हैबिट के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। आज के बायोलॉजी के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ लिवर इन डाइजेशन के बारे में। तो अगर हम बात करें लिवर की, तो लिवर एक ऑर्गन है जो कि मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करता है, यानी कि ना सिर्फ ये डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है बल्कि ये मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसके अलावा लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी के अंदर। तो अगर हम बात करें लिवर की कि लिवर देखने में कैसा होता है, तो लिवर डार्क रेडिश ब्राउन कलर का ऑर्गन है जो कि एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद होता है। कहाँ पे? डायाफ्राम के नीचे, और स्टमक और इंटेस्टाइन और राइट किडनी के ऊपर। और ये एब्डोमेन में किस जगह होता है? ये राइट साइड पे मौजूद होता है। और अगर हम बात करें डायाफ्राम की, तो डायाफ्राम क्या है? डायाफ्राम चेस्ट कैविटी का लास्ट पोर्शन होता है, यानी कि ये सबसे नीचे बेस बनाता है और ये स्मॉल थिन स्केलेटल मसल्स का बना होता है। तो डायाफ्राम के नीचे और स्टमक, इंटेस्टाइन और राइट किडनी के ऊपर लिवर लोकेटेड होता है। और ये जो एरिया होता है चेस्ट कैविटी और पेल्वस से ऊपर वाला, यानी चेस्ट कैविटी और पेल्वस के दरमियान का जो ये सारा एरिया होता है, ये एब्डोमेन कहलाता है। तो एब्डोमेन के राइट साइड पे लिवर मौजूद होता है। अब अगर हम इस डायग्राम की मदद से देखें तो लिवर के मुख्तलिफ लोब्स हैं, और एक लोब होती है राइट लोब और एक लोब है लेफ्ट लोब। तो राइट लोब के वेंट्रल साइड पे, यानी नीचे की तरफ, ये पियर शेप्ड का येलोइश ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर का क्या काम है? गॉल ब्लैडर का काम है स्टोरेज ऑफ बाइल। अब अगर हम बात करें बाइल की कि बाइल क्या है, तो लिवर की सिक्रीशन होती है बाइल, जो कि डार्क ग्रीन या येलोइश ब्राउन कलर का फ्लूइड होता है और जो कि लिवर सिक्रीट करता है, और वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। अब अगर हम बात करें बाइल की कि बाइल क्या है, तो बाइल का रोल होता है डाइजेशन में। अब बाइल क्या है? बाइल के अंदर कोई एंजाइम मौजूद नहीं होता, लेकिन बाइल क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स का काम करता है। तो इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें के लार्ज ड्रॉपलेट्स ऑफ लिपिड या फैट जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में। इसके अलावा बाइल का क्या काम है कि बाइल क्या करता है कि जो लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं उनकी मदद करता है कि वो लिपिड्स को डाइजेस्ट करें। क्योंकि इनके अपने अंदर एंजाइम्स मौजूद नहीं होते, यानी कि जो बाइल है, जो डार्क ग्रीन कलर का जो फ्लूइड है जो कि लिवर स्क्रीट करता है, उसके अपने अंदर एंजाइम्स नहीं होते, इसलिए ये क्या करता है? ये लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स की मदद करता है। और इसके अलावा मेन फंक्शन ऑफ बाइल क्या है कि वो लार्ज ड्रॉपलेट्स ऑफ लिपिड को तब्दील कर देता है स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, और इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस। इसका मतलब क्या है कि लिवर क्या करता है? डाइजेशन के प्रोसेस में मदद देता है।
और अगर हम बात करें बाइल की कि बाइल कहाँ जाके डाइजेशन में मदद देती है, तो बाइल चूँकि गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है, तो ये क्या करती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है डिओडेनम, इसके अंदर जाती है और वहाँ पे ये मदद देती है डाइजेशन में। तो ये किसके थ्रू जाएगी, ये जाएगी कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू, एंटर होगी गॉल ब्लैडर से डिओडेनम में, जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो इस तरीके से लिवर क्या करेगा, अपनी सिक्रीशंस को कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर करेगा और जो कि मदद देंगे डाइजेशन के प्रोसेस में। अब इसके अलावा हम बात करें तो लिवर के काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, तो हम वन बाय वन करके सारे फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले फंक्शन की बात करें तो डाइजेशन के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला फंक्शन है वो ये है कि ये क्या करता है, जब हम फूड खाते हैं तो उसमें अगर प्रोटीन ज़्यादा हो जाए तो ये क्या करता है कि जो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं अमाइनो एसिड्स, उन अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप को रिलीज करता है और इस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है और इस प्रोसेस को कहते हैं डीएमिनेशन का प्रोसेस। तो डीएमिनेशन के प्रोसेस को समझने के लिए हम एक और डायग्राम की मदद लेते हैं। तो जैसे कि इस डायग्राम में एक अमाइनो एसिड दिखाया गया है, तो अमाइनो एसिड की डीएमिनेशन का प्रोसेस लिवर में होता है। इसके अलावा कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनकी डीएमिनेशन का प्रोसेस किडनी में भी होता है। लेकिन अगर हम लिवर की बात करें तो लिवर में क्या होता है कि अमाइनो एसिड्स से अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाता है और जो कार्बन पार्ट होता है, यानी कि जो ये वाला पार्ट होता है, वो अलग हो जाता है और अमाइनो पार्ट अलग हो जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है जो कि बॉडी यूज करती है अपने मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो इस तरह से बॉडी के अंदर लिवर इन्वॉल्व होता है डीएमिनेशन के प्रोसेस में। इसके अलावा ये क्या करता है कि ये अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में, यानी कि डीएमिनेशन के प्रोसेस में जो अमाइनो ग्रुप अलग होता है तो उसके बाद क्या होता है लिवर के अंदर कि उस अमाइनो ग्रुप से अमोनिया बनता है और अमोनिया क्या होगा, अमोनिया बाद में यूरिया में तब्दील हो जाएगा और यूरिया किडनी के रास्ते से बॉडी से बाहर निकल जाएगा और इस प्रोसेस को कहते हैं यूरिनेशन का प्रोसेस। और ये ज़रूरी होता है क्योंकि अगर अमोनिया ज़्यादा देर तक जिस्म के अंदर रहे तो वो क्या करेगा, वो टॉक्सिक बन जाएगा। तो इस तरह से लिवर ना सिर्फ डीएमिनेशन के प्रोसेस में मदद देता है बल्कि यूरिया फॉर्मेशन में भी अपना रोल प्ले करता है, यानी कि अमोनिया बनता है और अमोनिया से फिर यूरिया और यूरिया किडनी के थ्रू बाहर निकल जाता है। इसके अलावा लिवर क्या करता है, लिवर डिस्ट्रॉय करता है पुराने रेड ब्लड सेल्स को, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स का अपना एक लाइफ स्पैन होता है। तो उसके बाद नए रेड ब्लड सेल्स बनते हैं तो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रॉय होना ज़रूरी होता है। तो लिवर क्या करता है, लिवर डिस्ट्रॉय करता है ओल्ड रेड ब्लड सेल्स को। इसके अलावा ये क्या करता है, इसके अलावा ये इन्वॉल्व होता है ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग में, यानी कि ये फिब्रिनोजिन जो कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस में भी लिवर इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा ये ग्लूकोज को तब्दील कर देता है ग्लाइकोजिन में और जब बॉडी को ज़रूरत होती है तो ये दोबारा ग्लाइकोजिन को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। तो अगर हम बात करें ग्लाइकोजिन की, तो ग्लाइकोजिन क्या है, जब शुगर यानी कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स काफ़ी सारी मल्टी ब्रांच्ड मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी कि इकट्ठे होके लंबी लंबी ब्रांचेस बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, यानी कि जो पॉलीसैकेराइड बनाते हैं, पॉली का मतलब होता है मैनी और सैकराइड शुगर या ग्लूकोज के लिए टर्म यूज होती है। तो क्या होता है कि ग्लूकोज जब ज़्यादा सारी मल्टी ब्रांच चेन बनाता है तो उसको ग्लाइकोजिन कहते हैं। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है। तो जब बॉडी को दोबारा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो क्या होता है कि ग्लाइकोजिन की तोड़ फोड़ दोबारा होती है और वो क्या करता है, सिंपलर मॉलिक्यूल्स यानी ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है। तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है जो कि बॉडी अपने मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करने में इस्तेमाल करती है।
और इसके अलावा ये क्या करती है कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को तब्दील कर देती है लिपिड्स में, यानी कि फैट्स में, और कोलेस्ट्रॉल में। और कोलेस्ट्रॉल भी फैट्स की एक फॉर्म है। यानी कि अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ज़्यादा हों तो वो क्या करेगा, लिवर इनको तब्दील कर देगा लिपिड्स में और कोलेस्ट्रॉल में, और वो वहाँ पे स्टोर हो जाएंगी। सॉरी, जब लिपिड्स बन जाते हैं यानी कि फैट्स बन जाते हैं तो वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहाँ तक जाएंगे, फैट टिश्यूज तक जाएंगे और जहाँ पे वो स्टोर हो जाएंगे। इसके अलावा ये हीट प्रोड्यूस करते हैं जो कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। अब अगर हम बात करें कि हीट प्रोड्यूस कैसे होती है, क्योंकि लिवर इन्वॉल्व होता है मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में। मेटाबॉलिज्म में एनाबोलिज्म का प्रोसेस भी शामिल है और कैटाबोलिज्म का। तो एनाबोलिज्म के प्रोसेस में क्या होता है, जब कॉम्प्लेक्स सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और कैटाबोलिज्म के प्रोसेस में क्या होता है, जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जब टूटते फूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होती है तो बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है। तो इस तरीके से क्या करता है, लिवर अपना रोल प्ले करता है हीट प्रोडक्शन में भी। इसके अलावा ये लिवर क्या करता है, लिवर स्टोर करता है फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के को, और मिनरल आयंस, आयरन वगैरह को स्टोर भी करता है। तो ये तो कुछ डिफरेंट फंक्शंस थे लिवर के, जो कि लिवर डाइजेशन के अलावा फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा रोल ऑफ लिवर इन डाइजेशन के बारे में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिस्पेप्सिया एंड फूड पॉइजनिंग के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये दोनों क्या हैं। ये दोनों डिजीजेस का नेम है, और ये डिजीजेस किस चीज से रिलेटेड होती हैं? ये रिलेटेड हैं डाइजेशन के प्रोसेस से रिलेटेड, यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसकी डाइजेशन अगर डिस्टर्ब हो जाए, खराब हो जाए, तो उसकी वजह से ये दोनों डिजीजेस होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें डिस्पेप्सिया की, तो डिस्पेप्सिया की अगर हम बात करें कि डिस्पेप्सिया क्या है, तो डिस्पेप्सिया को कहा जाता है इनकम्प्लीट या इम्परफेक्ट डाइजेशन। यानी कि डिस्पेप्सिया के अंदर क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम खाना अपने मुंह के अंदर लेके जाते हैं, वो डाइजेस्ट होता है, लेकिन इस डिजीज के अंदर उसकी डाइजेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होती। इसी की अगर हम डिजीज का बात करें तो इसी डिजीज के एक और नेम है, और इसे कहा जाता है एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट। यानी कि डिस्पेप्सिया को ही एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट भी कहा जाता है। और इस डिजीज में होता क्या है कि इस डिजीज में जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन यानी कि ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे ये जो इस डायग्राम में दिखाया गया है, इस पार्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा वॉमिटिंग होती है, यानी कि उल्टियां आने लग जाती हैं। इसके अलावा हार्ट बर्न होता है, यानी कि ऐसे फील होता है कि आपका जो हार्ट है उसमें जलन हो रही है। इसके अलावा फ्लैटुलेंस होती है। फ्लैटुलेंस की अगर हम बात करें कि ये क्या होता है, तो जो आपका स्टमक होता है उसके अंदर गैस हो जाती है, जिसकी वजह से आपके एब्डोमेन के अंदर पेन हो जाता है। अब ये सारी जो सिम्टम्स हैं जो कि डिस्पेप्सिया के अंदर आती हैं, अगर हम इसकी रीजन देखें कि ये होती किस वजह से है, तो सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है ये होता है एसिडिटी की वजह से। यानी कि हमारा जो स्टमक है, अगर हम उसकी बात करें तो हमारे स्टमक के अंदर एक एसिड होता है, और वह एसिड कौन सा होता है, वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये नॉर्मल रूटीन में इसकी एक खास रेंज होती है, लेकिन अगर हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अमाउंट यानी कि इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाए तो एसिडिटी हो जाती है, और इस एसिडिटी की वजह से भी डाइजेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होती, और इसे हम कहते हैं कि डिस्पेप्सिया हो गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और कौन सी रीजन है, तो अगर हमारी जो इंटेस्टाइन है यानी कि जो आंतें हैं, अगर उनका फंक्शन खराब हो जाए तो तब भी डाइजेशन कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि डाइजेशन के प्रोसेस में इंटेस्टाइन्स भी पार्टिसिपेट करती हैं, और अगर इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी वजह से इंटेस्टाइन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, और जब इंटेस्टाइन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, और हमारी डाइजेशन जो है वो खराब हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ही एक ग्लैंड है जो कि सिक्रीशन सिक्रीट करता है, और वो सिक्रीशन क्या है, वो है बाइल। और ये सिक्रीट कौन करता है, ये सिक्रीट करता है पेंक्रियाज। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो पेंक्रियाज की सिक्रीशन है बाइल, उसकी
क्वांटिटी जो है वो फर्क हो जाती है, यानी कि या तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है या उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, या उसकी क्वालिटी यानी कि उसके अंदर जो उसकी कंपोजिशन है वो भी खराब हो जाती है। और इस रीजन की वजह से भी डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाती, क्योंकि बाइल जो है ये एक फ्लूइड है और इसके अंदर ऐसी चीजें मौजूद हैं जिसकी वजह से जो हमारा खाना है, जो भी चिकनाई से रिलेटेड चीजें होती हैं या प्रोटीन से रिलेटेड चीजें होती हैं, वो डाइजेस्ट होती हैं। अब जब ये चीजें, जब हम ऐसी चीजें खाते हैं जिनके अंदर प्रोटीन है, जैसे कि एग वगैरह खाया जाता है, या कोई ऐसी चीज खाई जाती है जिसके अंदर फैट है, जैसे कि बटर वगैरह खाई जाती है, तो उनकी डाइजेशन नहीं हो सकती। और जब डाइजेशन नहीं होगी या इनकम्प्लीट डाइजेशन होगी तो इस कंडीशन को कहा जाएगा डिस्पेप्सिया। अब अगर हम बात कर लें फूड पॉइजनिंग की, तो फूड पॉइजनिंग जो है ये एक बहुत ही कॉमन डिजीज है जो आमतौर पे आपने सुनी होगी। और अगर हम फूड पॉइजनिंग की बात करें कि इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर जो है वो हम ऐसा खाना खा लेते हैं जिसके अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, या फिर ऐसा खाना जो कि कंटेमिनेटेड होता है। अब अगर हम फूड पॉइजनिंग की ही बात करें तो फूड पॉइजनिंग के लिए ही एक और टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल की जाती है, और वो जो दूसरी टर्मिनोलॉजी है वो हम अपने सामने ले आते हैं, उसे कहा जाता है गैस्ट्रोइंटेरिटिस। यानी गैस्ट्रोइंटेरिटिस और फूड पॉइजनिंग दोनों एक ही चीज के दो नाम है। और इसमें होता क्या है, कोई भी आप गंदा खाना खा लेते हैं या जहरीला खाना खा लेते हैं, और वो जो आप गंदा खाना खाते हैं या जहरीला खाना खाते हैं उसके फौरन बाद ही फूड पॉइजनिंग नहीं होती, बल्कि एक टाइम पीरियड है, और वो टाइम पीरियड कौन सा है, 48 आवर्स। यानी कि खाना खाने के 48 आवर्स बाद आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। और वो फूड पॉइजनिंग किस वजह से होती है कि जो भी आपने खाना खाया है उसके अंदर या तो क्या चीज मौजूद होगी, या तो वायरस मौजूद होगा, या बैक्टीरिया मौजूद होंगे, या प्रोटोजोआ मौजूद होंगे। अब ये जो तीनों चीजें हैं, वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जहर प्रोड्यूस कर देते हैं उस खाने के अंदर। और ये हैं क्या, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि हमें आम आंख से नजर नहीं आते, लेकिन ये खाने के अंदर मौजूद होते हैं। हम इन्हें देख नहीं सकते, लेकिन जब भी हम वो खाना खाएंगे तो वो कंटेमिनेटेड फूड होगा और हमारे अंदर वो फूड पॉइजनिंग कर देगा। अब ऐसी कौन कौन सी फूड हैं जिनके अंदर ये बैक्टीरिया या वायरस मौजूद होते हैं? अगर हम मोस्ट कॉमन उन फूड की बात करें तो सबसे पहले उनके अंदर आता है मिल्क, यानी कि ऐसा मिल्क जो कि अनपेस्चराइज्ड हो। अनपेस्चराइज्ड मिल्क किसको कहा जाता है, जो मिल्क बॉयल ना हो और उसके अंदर उसके बैक्टीरिया जो है वो किल ना हो, उस किस्म के मिल्क को कहा जाता है अनपेस्चराइज्ड मिल्क। और ये मिल्क जब आप पीते हैं तो क्या हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इसके अलावा जो सेकंड कॉमन रीजन है इसकी, वो क्या है, वो है डीफ्रॉस्टिंग फ्रोजन मीट। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि गोश्त या चिकन जो है उससे रिलेटेड कोई भी चीज जो होती है वो हम फ्रीज कर लेते हैं, और जब हम उसे डीफ्रॉस्ट कर रहे होते हैं, यानी कि जब कुकिंग करने के लिए उसको दोबारा से निकालते हैं, तो उसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। और उस प्रोसेस में जब आप उसे फ्रीजर से निकाल के दोबारा से डीफ्रॉस्ट कर रहे होते हैं तो ये बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये क्या चीज प्रोड्यूस कर देते हैं, ये टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर देते हैं। और ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो है ये क्या करते हैं, ये फूड पॉइजनिंग करते हैं। अब अगर हम बात कर लें कि वो कौन कौन से कॉमन बैक्टीरिया हैं जो कि इस डीफ्रॉस्टिंग के प्रोसेस में होते हैं, तो उनका हम नेम देख लेते हैं। जो मोस्ट कॉमन है वो है सैल्मोनेला और कैम्पाइलोबैक्टर। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में भी यहाँ पे दिखाया गया है कि दो और बैक्टीरिया हैं, एक है इकोलाई और दूसरा है स्टेफलोकोकस। ये स्टेफलोकोकस और इकोलाई जो हैं ये स्टमक के अंदर मौजूद होते हैं, यानी कि ये मैदे के अंदर मौजूद होते हैं, और ये जब मैदे के अंदर मौजूद होते हैं तो भी फूड पॉइजनिंग होती है। अब अगर हम बात कर लें कि ये फूड पॉइजनिंग जो है और किस वजह से होती है, तो एक और बैक्टीरिया जो है अगर हम उसकी बात करें तो एक और बैक्टीरिया है जिसे कहा जाता है क्लोस्ट्रीडियम। अब ये जो क्लोस्ट्रीडियम है ये भी फूड पॉइजनिंग करता है, लेकिन ये जो फूड पॉइजनिंग होती है ये ज्यादा स्वेयर होती है, यानी कि ज्यादा खतरनाक होती है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है, इसे कहा जाता है बॉटुलिज्म। अब अगर हम बॉटुलिज्म की बात कर लें कि ये किस तरह से होता है और कौन कौन सी फूड खाने से होता है, तो बहुत सारी हम ऐसी फूड खाते हैं जो कि प्रिजर्व होती है, यानी कि स्टोर हुई होती है। अब ये जो कैन में स्टोर हुई हुई प्रिजर्व हुई हुई फूड होती है, इनके अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद होता है, और जब हम ये फूड खाते हैं तो
ये बैक्टीरिया हमारे स्टमक के अंदर चला जाता है और ये क्या कर देता है, ये फूड पॉइजनिंग करता है। और ये जो फूड पॉइजनिंग होती है ये अगर ज्यादा स्वेयर हो जाए तो ये किस चीज पे इफेक्ट करती है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करती है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये हमारे जिस्म के अंदर हमारा असाबी निजाम है, जिसके अंदर क्या चीज शामिल होती है, जिसके अंदर दिमाग शामिल है। इसके अलावा जो हमारे जिस्म में नर्व्स का एक नेटवर्क मौजूद है जिसके जरिए मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। और जब हमारे अंदर फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो तब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा जो हमारे हार्ट से रिलेटेड फंक्शन हो रहे होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जो हमारे सांस लेने से रिलेटेड फंक्शन हो रहे होते हैं वो भी पैरालाइज हो जाते हैं। इसका मतलब है कि कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी पैरालिसिस जो है वो भी फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है। ये तो था फूड पॉइजनिंग एंड डिस्पेप्सिया के बारे में कि किस तरह से ये डिजीजेस जो हैं वो हमारे डाइजेशन के सिस्टम से रिलेटेड हैं, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा है।